जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल की बिल्कुल बुनियाद रखने वाले एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है भारत की स्थिति। ये टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दुनिया के नक्शे पर भारत की जो एक खास जगह है उसे समझते हैं। भारत एशिया के बिल्कुल बीच में दक्षिण मध्य हिस्से में मौजूद है। जरा सोचिए, एक तरफ है पश्चिम एशिया, दूसरी तरफ है पूर्व एशिया और भारत ठीक इनके बीच में है। यही लोकेशन इसे व्यापार और जियोपॉलिटिक्स दोनों में एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है। तो एक सवाल तो मन में उठता ही है, भारत की ये जो भौगोलिक स्थिति है, ये इसके लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और वो भी परीक्षा के लिहाज से एक विश्लेषणात्मक नजरिए के साथ। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, आइए एक नज़र डालते हैं। हम भारत के एक छोटे से परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर इसके अक्षांश और देशांतर के विस्तार और उसके असर को समझेंगे। इसके बाद हम भारत के आकार, उसके पड़ोसियों पर बात करेंगे और आखिर में एक फटाफट समरी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत का परिचय। आइए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की बड़ी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी भौगोलिक इकाई है। इसे एक कुदरती किले की तरह सोचिए। उत्तर में हिमालय की एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। उत्तर पश्चिम में हिंदकुश और सुलेमान की पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्व में हरी भरी पूर्वांचल की पहाड़ियां और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर फैला हुआ है। इन्हीं सीमाओं ने भारत को एक बहुत ही अनोखी पहचान दी है। तो चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं और ग्लोब पर भारत की एकदम सटीक मैथमेटिकल लोकेशन को समझते हैं। इस मैप पर जरा एक नज़र डालिए। ये जो रेखाएं और नंबर्स दिख रहे हैं, यही भारत की सीमाओं को तय करते हैं। हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत की हदों को देखेंगे। और हाँ, ये नंबर सिर्फ रटने के लिए नहीं है, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। तो ये हैं वो सटीक आंकड़े। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मतलब अगर हम अंडमान निकोबार द्वीपों को भी मिला लें, तो भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, तो इसकी शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से होती है। और जहां तक देशांतरीय विस्तार की बात है, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी फैक्ट है जो प्रीलिम्स में काम आ सकता है, वो है भारत की समुद्री सीमा। हमारे तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी करीब करीब 21.9 किलोमीटर तक का जो इलाका है, वो पूरी तरह से भारत का अपना इलाका माना जाता है। और याद रखिएगा, एक नॉटिकल माइल लगभग 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये नंबर्स तो हमने देख लिए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है। चलिए इन आंकड़ों के पीछे का जो विश्लेषण है उसे समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही मजेदार समस्या को समझते हैं। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट, मतलब पूरे 2 घंटे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है, तब गुजरात में लोगों के लिए अभी भी 2 घंटे की रात बाकी होती है। अब इस 2 घंटे की कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया? यहीं पर एंट्री होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी की। इसका हल बहुत आसान था। देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया और इसके लिए चुना गया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। ये लाइन न सिर्फ देश के बीच से गुजरती है, बल्कि ये 7.5 डिग्री का मल्टीपल भी है, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसी वजह से आज पूरे भारत की घड़ियां एक ही समय बताती हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। चलिए, देशांतर की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि अक्षांश का क्या असर पड़ता है। कर्क रेखा, जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है, वो हमारे देश को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है। यहाँ तापमान ज्यादा रहता है और दिन रात के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं होता। वहीं उत्तरी भारत
उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहां दिन और साल के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि भारत का ये जो लंबा चौड़ा अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव है ना, यही इसकी जबरदस्त विविधता की असली वजह है। इसी एक कारण से हमें यहाँ अलग अलग तरह की जमीन, मौसम, मिट्टी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि अलग अलग संसाधन भी मिलते हैं। मेंस के जवाब लिखने के लिए ये पॉइंट बहुत काम का है। लोकेशन तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं भारत के साइज यानी आकार की। आखिर भारत कितना बड़ा है और इसके आकार का क्या मतलब है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत ही विशाल भूभाग है। लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो ये पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% है, और इतने से हिस्से के साथ ही हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार सवाल आता है। अगर आप देखें तो डिग्री में भारत का उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम फैलाव लगभग बराबर है, करीब करीब 30 डिग्री। लेकिन किलोमीटर्स में उत्तर से दक्षिण की दूरी यानी 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की दूरी यानी 2933 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसा क्यों भला? इसका जवाब भूगोल के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में छिपा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। सोचिए, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ग्लोब पर ऊपर और नीचे पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं, है ना? तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इन लाइनों के बीच की दूरी कम होती जाती है। और क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे यहाँ भी पूरब से पश्चिम की दूरी उत्तर से दक्षिण के मुकाबले कम हो जाती है। सिंपल। और हाँ, भारत की विशाल कोस्टलाइन 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसके अपने ही स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे हैं, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो अब भारत को जरा इसके पड़ोस में रखकर देखते हैं, यानी इसके आसपास कौन है। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप। आखिर ये है क्या? ये असल में एक ऐसी ज्योग्राफिकल यूनिट है जिसे हिमालय बाकी एशिया से अलग करता है। इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका इतिहास और संस्कृति आपस में काफी जुड़ी हुई हैं। अब पड़ोसियों की बात करें तो जमीन पर हमारे 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर हम समंदर में देखें तो वहाँ भी हमारे 2 बहुत करीबी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसका फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं और फिर कुछ सवालों से अपनी तैयारी को भी परखते हैं। ये माइंड मैप देखिए, सारी कहानी एक ही जगह पर। बीच में हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और इससे जुड़ी हर जरूरी बात, जैसे इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जिसमें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जैसी जरूरी वैल्यू है। इसका आकार और क्षेत्रफल, जिसमें 3214 किलोमीटर और 2.4% जैसे आंकड़े हैं। इसके विस्तार का प्रभाव, जो हमें जलवायु और समय के बारे में बताता है। भारतीय उपमहाद्वीप की अवधारणा और आखिर में हमारे पड़ोसी देश। अब बारी है प्रैक्टिस की। प्रीलिम्स के लिए कुछ सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, भारत की संपूर्ण भूमि के लिए कौन सा अक्षांशीय विस्तार सही है? दूसरा, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी जमीनी सीमा है? तीसरा, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चौथा, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? और पांचवां, अगर आप राजस्थान से नागालैंड तक एक सीधी रेखा में जाएं तो आप इनमें से कौन सी नदी पार नहीं करेंगे? कोशिश कीजिए और इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेंस की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल, ये थोड़ा एनालिटिकल है। सवाल है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? इसके सामरिक एवं आर्थिक महत्व का विश्लेषण करें। यह सवाल आपको इस सेशन में सीखी गई बातों को अप्लाई करने में मदद करेगा। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द शील्ड IS पर मिल जाएगी। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।